सो सभी लोग आ गए हैं, आई होप। राइट। सो बस 2 मिनट और वेट करते हैं। बाकी सबका वेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए और, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म। ठीक है। तो सभी के लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताओगे आंसर सभी का। कल हम लोगों ने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें से मुझे आप ये बताओ सभी लोग, डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम लोग डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कल, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जल्दी से आप सभी को बताना है ये, कि डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे। जल्दी बताओ बेटा। मतलब वर्क। अब आपको सबको पता था कि फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो कब यहाँ पे हमारा जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू वो डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, उस केस को क्या बोलोगे? मतलब यहाँ से क्यू को एलिमिनेट करना है, तो उस चीज को आप क्या बोलने वाले हो? जल्दी से मुझे ये बता दो फटाफट। बताइए भाई जल्दी से। जल्दी से। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कब होगा? सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। देखो, तो मैं बता देता हूं बेटा, जब Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, जब Q की वैल्यू यहाँ पे अगर जीरो हो गई, तो जैसे ही Q की वैल्यू जीरो होगी, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में हम कह सकते हैं, उस केस में क्या कह सकते हैं? उस केस में हम कह सकते हैं बेटा कि अगर Q जीरो हो गया, और Q जीरो कब होता है? एडियाबेटिक, है ना। यानी अगर एडियाबेटिक का केस है, एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, तो जब भी एडियाबेटिक का केस होगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी डब्ल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। बताओ भाई जल्दी, क्लियर है क्या ये चीज सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन है ये वाला भी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से, ध्यान से देखो जरा, कि 56 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विथ HCl इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अगेन सेम अमाउंट ऑफ Fe इज मेड टू रिएक्ट इन एन ओपन बीकर एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ द वर्क डन इन कैलोरीज इन बोथ द केसेस विल बी। सो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा, और आपको अमाउंट दे रखा है क्या? तो आपको अमाउंट यहाँ पे दे रखा है कि 56 ग्राम था ये हम लोगों का, ठीक है, कि 56 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, वो भी क्लोज्ड वेसल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? वो भी बेटा क्लोज्ड वेसल के अंदर। तो आपको बताना है, और फिर सेम अमाउंट ऑफ Fe जो है वो रिएक्ट कर रहा है
इन ना ओपन बीकर, यानी एक बार क्लोज्ड वेसल में और एक बार ओपन बीकर में, और 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको दोनों केसेस में ना वर्क डन बताने हैं, दोनों केसेस में क्या बताना है आपको, वर्क डन बताने हैं दोनों केसेस में। तो चलो जल्दी से बताओ फटाफट कि क्या वर्क डन आएगा दोनों केसेस में और क्या वैल्यूज इसकी आने वाली है। तो आप लोगों को बताना है दोनों केसेस में वर्क डन। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं पहले केस की बात करूं, इन द फर्स्ट केस, तो साफ साफ देखा है वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बोला है फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब आप सबको पता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा कितनी होती है वैल्यू, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा हमेशा हमारी जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, वर्क डन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो भाई चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है, तो अगर चेंज इन वॉल्यूम ही आपका 0 है आइसोकोरिक, तो ऑब्वियसली वर्क डन 0 होगा। तो पहला केस तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि पहले केस में जो वर्क डन है वो कितना है, 0 है। क्लियर हुआ ये चीज कि वर्क डन फर्स्ट केस में कितना है, 0 है। अब देखिए, अब हम सबको पता है कि, ठीक है, अब हम सबको पता है एक और चीज कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का वर्क डन का। ठीक है, अब देखिए पी एक्सटर्नल तो पी एक्सटर्नल रहा, डेल्टा वी को आप लिख सकते हो क्या, एनआरटी अपॉन पी एक्सटर्नल, बिकॉज हमें पता है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी हो गया। तो इस तरीके से हम इसको पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अब पी एक्सटर्नल से पी एक्सटर्नल यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास बचा है बेटा एनआरटी। अब नंबर ऑफ मोल हम लोगों को गिवन ही है, तो 1 रख दो, आर की वैल्यू दे रखी है, कैलोरीज में 2 लेते हैं, टेम्परेचर हमारा 300 हो गया, तो ये हमारा -600 किलो कैलोरी निकल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे पता लगा कि 1 मोल होगा, क्योंकि 56 ग्राम ऑफ आयरन 1 मोल ऑफ आयरन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले केस में तो वर्क डन हो गया 0, दूसरे केस में आ गया -600, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। डन, बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है सबको। चलो, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इन एडियाबेटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस between system and surrounding, right? Now you have to choose the correct option for the free expansion of an ideal gas under the adiabatic condition from the following। ठीक है, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, मतलब कोई भी ट्रांसफर हीट का टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, राइट? नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आपको इसके लिए करेक्ट चूज करना है। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए, जल्दी से बताओ। तो देखो सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू ट्रांसफर कितना होता है, जल्दी बोलो, ट्रांसफर ऑफ हीट कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू 0 होता है ना, 0। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाएगा हम लोगों का 0। तो ये चीज हम लोग को बड़े अच्छे से क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पे एक चीज हमारे लिए एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती है कि भाई ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो हो जाएगा 0। डन। अब देखो बेटा, अब क्या आता है, तो Q हो गया 0। अब वो बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन वर्ड क्या है, तो क्या हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन पढ़ा था इससे पहले, जल्दी बताओ। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता था बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी फ्री एक्सपेंशन का केस आता था, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि वर्क डन वहां पे 0 है। ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 है, तो हमने बोल दिया वर्क डन वहां पे 0 हो गया। तो ये हम लोगों का फ्री एक्सपेंशन का केस था। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, सब क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारी पूरी कहानी। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरीके से। अब W 0 हो गया, Q 0 हो गया, क्योंकि एडियाबेटिक है। नाउ अब डेल्टा टी कैसे 0 होगा, मुझे कोई बता सकता है, डेल्टा टी को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसकी वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हो।
तो जल्दी से मुझे ये बता दो, कोई भी बताना चाहता है कि डब्ल्यू जीरो है, क्यू जीरो है, तो डेल्टा टी जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बस मुझे ये बताना है फटाफट। कोई भी एक बच्चा बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करना है, जल्दी से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके बताइए। बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, आप सबको पता है, बताते नहीं हो आप लोग, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। पता है ना ये चीज, कि नहीं पता है, जल्दी बताओ। पता है सबको ये चीज, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब इसी हिसाब से बता दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो क्या डेल्टा यू जीरो नहीं होगा? ऑब्वियसली डेल्टा यू भी जीरो होगा, होगा ना? तो डेल्टा यू की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो होने वाली है। आप समझ रहे हो? डेल्टा यू की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो होगी। अब उस जीरो के हिसाब से ही आपको वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट करनी थी। और हमें पता है कि डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर डेल्टा यू ही जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी जीरो होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे आइडिया लगाना था, समझ गए? ये कल ही मैंने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, और किसी का नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही डिपेंड करता है। तो वहां से बेटा हम लोगों ने इस वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया कि क्या होगी इसकी वैल्यू और क्या नहीं होगी। डन? समझ आ गया सबको? बताओ भाई, एक बार कुछ कंफर्मेशन तो दे दो कम से कम। चलो भाई, अब देखो, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा एंथैल्पीज के बारे में, कि ये हमारा एंथैल्पी क्या होता है, किस तरीके से हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कोई भी पूछे आप लोगों से कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो किस तरीके से आप एंथैल्पी को डिफाइन करोगे? तो बेसिकली बेटा, एंथैल्पी क्या होता है हम लोग का? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो भी हीट सिस्टम के अंदर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब भी कोई तुमसे पूछे एंथैल्पी की डेफिनेशन, तो एक सिंपल वे में क्या बताना है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। और एक और चीज बोलना है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ पे? एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। डन? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब देखो, Indeed, it is the sum of the internal energy and the product of pressure volume work। यानी इसको हम क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि ये सम होता है, किसका सम होता है? इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अभी लिख के भी दिखाऊंगा। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये क्या है? तो ये एक तरीके का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है हमारे लिए। क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये भी ध्यान रखना हम लोगों को, कि ये हम लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। डन? माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? हेलो?
मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर दो मेरा वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, फिर मुझे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इधर दिख रहा है। कोई भी एक बच्चा कंफर्म कर दो, माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट। डन। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एच। कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एच से। यानी एच इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल्टा वी, यानी एच जो एंथैल्पी है वो किसके इक्वल हो गया, ई प्लस पी डेल्टा वी। और इट्स यूनिट्स आर किलो कैलोरी और किलो जूल पर मोल। तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, किलो कैलोरी होती है या फिर किलो जूल पर मोल होती है। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का इसका यूनिट बताने का तरीका। तो ये सारी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जब भी तुमसे कोई एंथैल्पी पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। और दूसरा, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और ये सम होता है इंटरनल एनर्जी का और प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नाउ इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेगा। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना आप सभी लोग, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल्टा वी। अब एंथैल्पी चेंज क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग निकाल रहे थे ना इंटरनल एनर्जी चेंज, उसी तरीके से एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब और हीट एवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी एंथैल्पी की बात होगी तो हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज हम करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं, फिर से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और जब भी बात किसी और चीज के लिए होगी जैसे इंटरनल एनर्जी, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो ये दो चीजें याद रखना, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर और जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। यानी लाइक इंटरनल एनर्जी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस और अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर, है ना। यानी लाइक इंटरनल एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी होता है अपना, उसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू जो एंथैल्पी की भी होती है ना, वो भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हाउएवर इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना। यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी को मेजर किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। चलिए देखते हैं फटाफट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मान लो कोई भी एक सिस्टम है, मान लो ये मेरा कोई एक सिस्टम है जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया, क्यू हीट है। और क्यूपी लिखने का मतलब क्या है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मान लो कोई भी एक सिस्टम है जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया क्यूपी, और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम वी वन टू वी टू। पहले उसका वॉल्यूम वी वन था, कुछ वॉल्यूम वी टू बढ़ गया अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है। नाउ द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस वी वन। यानी वर्क डन जब भी कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क डन का फॉर्मूला बेटा हम यही निकालते थे, सबको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये पी हो गया माइनस और ये वी टू माइनस वी वन हो गया। ये माइनस पी क्या बता रहा है कि वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो W यहां से हमारा कितना निकल के आ गया बेटा, W की वैल्यू निकल के आ गई माइनस पी डेल्टा वी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था हमारा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था हम लोगों का, दैट इज डेल्टा ई और वी से इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बस वही चीज को लिखा है बेटा कि ये डेल्टा ई रहा और ये डब्ल्यू की वैल्यू को माइनस पी डेल्टा वी है तो इधर ले आए। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। और ये जो क्यू पी है इसी को हम लोग एंथैल्पी बोल रहे हैं। तो ये हम लोग का डेल्टा एच हो गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की पे बात हो रही है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये फॉर्मूला कितना बन गया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच, और भी से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। यानी जो डेल्टा एच की वैल्यू हो किसके इक्वल हो गई हमारी, डेल्टा ई के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, क्यूपी, और क्यूवी पे जो होता है उसको डेल्टा ई बोलते हैं। तो ये अपने दिमाग में सभी लोग फिक्स कर लेना कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, वेयर द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो ये चीज हम लोगों को सबको अपने दिमाग में फिक्स करना है। डन, क्लियर है, ये एंथैल्पी और इसका पूरा कहानी क्लियर हो गया। चलो
अब देखिए बेटा, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज आता है। अब ना कई ऐसे रिएक्शंस आएंगे या न्यूमेरिकल्स आएंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, अभी एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसी फॉर्मूले पे। दूसरा, आप सबको पता है यार कि पी डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, याद है? एनजीआरटी के इक्वल, मतलब एनआरटी के इक्वल। पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये सबको पता है। तो मैं पी डेल्टा वी की जगह ये भी तो पुट कर सकता हूँ, एनजी इंटू आरटी। अब ये एनजी क्या होता है? तो एनजी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, है ना। मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन ले लो, कि जैसे ए है, ए प्लस बी, और ये हम लोग को दे रहा है सी, और ये सब गैसियस मोल है, गैस ये भी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब देखो बेटा, ये एनजी कैसे निकालोगे? एनजी निकालने का फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल में से माइनस कर दो रिएक्टेंट के साइड। ठीक है, प्रोडक्ट के साइड में से माइनस कर दो रिएक्टेंट के साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बगल वो कर दो, मतलब माइनस करो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, यानी एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर, है ना। तो प्रोडक्ट के साइड एक ही मोल है गैस का, वन। रिएक्टेंट के साइड दो मोल है, तो वन में से दो गया, माइनस वन। ठीक है, समझ गए, माइनस वन, माइनस वन। तो माइनस वन इसकी वैल्यूज हो गई, समझ आया? सो वैल्यू इज माइनस वन। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब देखो, तो ये फॉर्मूला हम लोग का पूरा तैयार हो गया, इसी तरीके से एनजी निकाला करेंगे। अब इसमें क्या बोला है, केस, तीन केसेस लेते हैं। पहला केस, व्हेन एनजी इज इक्वल टू जीरो, अगर एनजी की वैल्यू जीरो है, एनजी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर एनजी की वैल्यू जीरो है तो उस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई होगा। डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के इक्वल, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये चीज होगी। अब देखो, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एनजी की वैल्यू लेस देन जीरो है ना, मतलब जीरो से कम है एनजी की वैल्यू, तो नेगेटिव हो गया। इस केस में क्या हो गया, अब भाई अब ये वैल्यूज नेगेटिव हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इंटर डेल्टा एच की वैल्यू ना कम हो जाएगी डेल्टा ई से, क्योंकि डेल्टा एच डेल्टा ई माइनस समथिंग हो रहा है। यानी इससे हमें क्या क्या पता लग जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि डेफिनेटली जो हमारा डेल्टा एन जी है वो क्या हो गया है, लेस देन जीरो है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और उसी का उल्टा सोच लो कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ज्यादा हो गई जीरो से, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो गई, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा एच ज्यादा होगा डेल्टा ई से, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इसको पूरा देख सकते हैं कि क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं। डन, समझ आ गया? चलो, अब बात करते हैं एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन की, कि भाई ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो एंथैल्पी चेंज of a reaction can be defined as amount of heat absorbed or evolved at a constant pressure when the quantity of substance is indicated by the thermochemical equation। अब thermochemical equations के बारे में पढ़ेंगे कि एक बैलेंस इक्वेशंस होती है, इसमें सारी वैल्यूज गिवन होती है, तभी हम न्यूमेरिकल उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये हम लोग का थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ये वाला। क्यों बेटा? क्योंकि देखो इसमें पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, CH4 रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ O2 टू गिव द CO2। तो एक तो ये चीज गिवन है इसमें, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पे एक डेल्टा एच की वैल्यू भी हम लोग को दे रखी है। तो डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -890.3 किलो जूल। दस हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द above रिएक्शन इज -890.3 किलो जूल। यानी जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के लिए वो कितना होता है, -890.3 किलो जूल। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि एक मोल ऑफ CH4 कंबाइन विद द 2 मोल्स ऑफ O2, है ना, यानी एक मोल CH4 का कंबाइन हो रहा है विद 2 मोल्स ऑफ O2 इन अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो 890.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो जब भी ऐसे चीजें दे रखी होती है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम लोगों को गिवन है। अब देखो बेटा, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या क्या कहानी हो सकती है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या क्या कहानी हो सकती है। सबको पता है कि जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, प्रोसेस हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और दूसरा इसको क्या बोलेंगे, अ प्रोसेस इज अकम्पेनिड बाई
द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब ये प्रोसेस कैसे फुलफिल हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके। और दूसरी चीज, द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट यानी एचपी इज लेसर देन द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट, तभी ये पॉजिटिव है। मतलब जो हीट कंटेंट प्रोडक्ट का है ना वो कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो हम बोलेंगे कि ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसके लिए। और देखो बेटा, अ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, इस केस में जो प्रोडक्ट होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, और हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर जिसकी भी एनर्जी कम होती है वो हमेशा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन अ रिएक्टेंट। ठीक, अब देखिए, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक। यानी इफ द डेल्टा एच इज नेगेटिव द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक, और प्रोसेस प्रोसीड विद द इवेल्युएशन ऑफ हीट, और प्रोसेस किससे प्रोसीड होगा, विद द इवेल्युएशन ऑफ हीट के साथ प्रोसीड होगा। ठीक है, तो ये कहानी भी याद रखनी है। और भी से the heat content of the reaction that is HR is lesser than the heat of the product, बिल्कुल उसका उल्टा है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या क्या केस हो सकता है, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या क्या केस हो सकता है। ठीक है, और थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो, उसके मोल प्रॉपर गिवन हो, उसकी वैल्यू ऑफ एंथैल्पी गिवन हो, कि हाँ भाई इसकी नेगेटिव एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है मतलब ये यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है, या पॉजिटिव एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे जो कंप्लीट डेटा दे रखा होता है दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। डन, चलो अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है कि द रिएक्शन ऑफ साइनाइड है ना NH2CN with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be this, है ना। Now you have to calculate the enthalpy change for the reaction, आपको क्या निकालना है, enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin, यानी you have to calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin। तो चलो देखते हैं कि 298 Kelvin पे क्या एंथैल्पी चेंज इसके लिए होने वाला है। डन, चलिए बेटा, अब देखो ये पूरा एक इक्वेशन दे दिया, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड विद डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी दिस, यानी डेल्टा यू गिवन है, तो डेल्टा यू की वैल्यू लिख लेते हैं, ये वैल्यू कितनी गिवन है, -742.7, ठीक है, दैट इज किलो जूल पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल। चलो एट 298 केल्विन, तो टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। नाउ कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, आपको निकालना है डेल्टा एच। डन, तो हम सबको पता है क्या फॉर्मूला है कोई डेल्टा एच और डेल्टा यू का, है फॉर्मूला, बिल्कुल अभी भी डिराइव किया है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ठीक है, दैट इज डेल्टा एन जी आर टी। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको पता है डेल्टा यू तो गिवन ही है -742.7, ठीक है, तो ये तो हम लोगों को गिवन है ही। ठीक है, अब देखो ये हो गया। नाउ डेल्टा एनजी हमने कैसे सीखा था निकालने के लिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के साइड कितने नंबर ऑफ गैसियस देखने एलिमेंट बस जो गैसियस फॉर्म में हो, तो एक मोल N2 है, एक मोल CO2 है, यानी टोटल हो गया NP की वैल्यू प्रोडक्ट के साइड 2, रिएक्टेंट के साइड कितना है बेटा, N रिएक्टेंट के साइड 3/2, 3/2, तो 2 में से 3/2 गया तो 1/2 बचा। हम्म, तो 2 में से 3/2 गया तो ये हो गया 2 4 - 3 दैट इज 1/2, है ना, तो 1/2 बचा ये तो इसको रख दिया 1/2। आर की वैल्यू कितनी है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है कैल्विन में, तो 298 कैल्विन, बस इसी को सॉल्व करना है, सिंपल। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे यूल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, नेगेटिव में ही आंसर आ रहा है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर रखा है आई गेस। चलो तो इसका आंसर निकाल लेना कैलकुलेट करके, बहुत इजी है, आराम से निकाल दोगे, दैट इज 742.7, और ये हो जाएगा प्लस, दिस इज प्लस बेटा 1/2 इंटू 8.314, और ये किलो जूल में था ना तो इसको भी 10⁻³ किया, 298 किया, तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, हो जाएगा क्या बताओगे एक बार, कोई हो जाएगा ना।
8.314, ठीक है, इंटू 298, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और 1000 भी तो है, तो ये 1.23 हो गया। अब इसमें आपको करना है -742.7, तो -741.46 आ रहा है बेटा, तो -741 यानी ए ऑप्शन। तो क्या करेक्ट ऑप्शन आ रहा है? -741.46 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, सबको समझ आया क्या? क्लियर हो गया सबको? डन, सबको समझ आ गया? चलो भाई, अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कि आपको दे रखा है कार्बन प्लस O2, इसके लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। हाफ O2 प्लस H2, इसके लिए H2O डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। CO प्लस 2H2O CH4 प्लस O2 मिल रहा है, डेल्टा एच इसके लिए भी गिवन है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव वैल्यू डेल्टा एच नॉट एट 298 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको इस रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, कोई बताएगा? हमारा एम ये है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज आवर एम, कि कार्बन प्लस 2H2 गिव्स अस CH4। अब देखो ना इन सभी इक्वेशन को, आपको कहाँ से कार्बन मिलेगा? इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो कार्बन मिलेगा पहले वाली इक्वेशन से, कार्बन वहीं से मिलेगा ना। तो कार्बन मिलेगा हम लोग को फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया कार्बन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो यहाँ से हमें कार्बन मिल गया। दूसरा देखिए, कि यहाँ से अगर हमें कार्बन मिला, दूसरे वाले से हमें दिख रहा है O2 और H2, तो H2 चाहिए तो वो मिल जाएगा। CH4 मुझे इस साइड चाहिए, प्रोडक्ट के साइड, और इसमें CH4 इधर ही है, तो बस ये इक्वेशन में मिल गया, तो बस हो गई कहानी। बहुत सिंपल सा कहानी है, कि आप क्या करो, ऐड करो। ऐड करो किसको? ऐड कर दो इक्वेशन 1 को, यानी वहां से हमें C मिलेगा, प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके करो, क्यों? क्योंकि ये 2 से करोगे तो ये 1 मोल O2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2H2, तो हमें 2H2 चाहिए ना, इसीलिए 2 से किया। और उसके बाद क्या करना है? तो CH4 इधर ही चाहिए, इधर ही है CH4। तो हम क्या करेंगे फिर, इक्वेशन जो ये दिख रहा है इक्वेशन 3, इसको भी प्लस कर देंगे। देखो जैसे ही करोगे ना, आपका डिजायर इक्वेशन ही आएगा। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 लो, तो इक्वेशन 1 के सबसे पहले ना, मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग लिखता हूँ। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वालों को लिख लो। तो क्या क्या दिखेगा इधर? C दिखेगा, O2 दिखेगा, प्लस ये 2/2 O2, मतलब एक O2 हो गया, ये 2H2 हो गया, ये 2CO2 हो गया, और ये 2H2O हो गया। ये मैंने सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड कर दिया। इसी को अब राइट हैंड साइड आ जाओ। तो राइट हैंड साइड में ऊपर दिखेगा CO2, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2H2O दिखेगा, और ये दिखेगा आपका CH4, और दिखेगा 2O2। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, इसको कैंसिल करो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है CO2, और ये रहा CO2। तो कितने CO2 बन रहे हैं उसको देखते हैं पहले, है ना। जो जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर देते हैं जल्दी से, कि क्या क्या हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये O2 और ये O2 मिलके हो गया 2O2। डन। और ये 2H2 रहा, ये 2CO2 रहा, और ये 2H2O रहा। इधर को सेम है भाई। तो ये दिख गया CO2 प्लस 2H2O दिख रहा, प्लस CH4 दिख रहा है, प्लस 2O2 दिख रहा है। बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2H2O से तो 2H2O खत्म, CO2 से CO2 भी खत्म। अब ये देख लो एक बार, CO2 कहाँ है हमारा? ये रहा CO2, ठीक है। तो क्या मुझे 2CO2 करना पड़ेगा? वो चेक करना है बस एक बार, कि क्या 2CO2 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2CO2 करता तो ये 4H2O हो जाता है ना। 2CO2 और 4H2O, तभी देखते हैं। तो क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे CO2 है ना, ये आपको मिला होगा कौन से वाले इक्वेशन से दिख रहा है? फर्स्ट वाले से। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले CO2 को, जो इक्वेशन 3 का है, उसको भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर ही दो, तो यहाँ पे क्या हो जाता? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता? सबसे पहले C+O2 लिखा, C+O2 लिखा, फिर हमने O2 लिखा, 2H2 लिखा, फिर हमें यहाँ पे सिर्फ CO2 ही लिखना था ना। ओके, CO2 और 2H2, ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है 2।
ठीक है, अब सही है। तो देखो CO2 से CO2 भी कैंसिल, तो CO2 से CO2 भी कैंसिल, O2 से O2 भी कैंसिल, O2 से O2 भी कैंसिल। तो बस जो चाहिए था वही मिला, दैट इज C मिला। O2 से O2 कैंसिल हो गया भाई, ये रहा। तो हमें एक देखो C बच गया, बाकी 2H2 बच गया, और इधर मिल गया हमें CH4। तो यही तो चाहिए था, यानी बिल्कुल ही सही किया है हम लोगों ने, है ना। यानी कुछ नहीं करना है, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों को कर देना है बस, ठीक है। फिर हमारा पूरा निकल जाएगा। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू दे रखी है, दैट इज -393.5, -393.5 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 दैट इज -285.8, फिर क्या करना है, प्लस 890, प्लस 890.3। तो ये तरीका हो जाएगा बेटा हमारा पूरा। इस तरीके से हम पूरा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया समझ सबको? बताओ एक बार, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ लो दोबारा से। ये किस तरीके से निकाला है, सबको क्लियर हो गया ना, है ना। चलो, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को डिफाइन कर देते हैं, स्टैंडर्ड कर देते हैं, यानी एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, a substance is said to be in the standard state, है ना। Hence when the reaction is carried out at the standard condition, कहाँ पे, एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, याद रखना स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब होता है कोई, यानी when the reaction is carried out at a standard condition, its enthalpy changes is called standard enthalpy of the reaction। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड enthalpy of the reaction बोलते हैं। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये हो गई हमारा पूरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन, ठीक है। नाउ द साइन ऑफ डेल्टा एच गेट रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर C+O2 बना के CO2 बना रहे हो, और मैंने बोला इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर बोलूं मैं कि CO2 से C+O2 कर रहे हो, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच, ठीक है। तो वही बता रखा है, द साइन ऑफ डेल्टा एच गेट रिवर्स ऑन रिवर्सिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं बेटा, जल्दी से उनको भी देख लो एक बार, कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द एंथैल्पी, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। डन। तो देखो भाई कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसमें आ जाएगा हम लोगों का चलो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये भी इफेक्ट करेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, मीडियम ऑफ रिएक्शन, ये सभी की सभी चीजें जो होती हैं वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है इन पे, ठीक है। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी पे हमारी एंथैल्पी सारा का सारा डिपेंड करता है। अब बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो फटाफट, किसी को भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड। हमने ये फिनिश कर लिया आज का, है ना। फिर नेक्स्ट में इससे स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट अपना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फिर वहां पे हेस्लो वगैरह को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो एक बार फटाफट पूछ लो मेरे से, आज के डाउट क्लियर करो पहले। एनीवन? चलो, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो इसको एंड करते हैं बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं कल और फिर उसको डिस्कस करेंगे, राइट।